गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो क्लास में अपन अपने पेपर 5 औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन ने भारत में श्रम संघों के तेजी से विकसित न होने के कारणों को जाना था और ये भी देखा था कि जो कारण हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो क्लास में मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी में औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है श्रम संघ अधिनियम प्रमुख प्रावधान, ट्रेड यूनियन एक्ट मेन प्रोविजंस। ये चैप्टर अपन स्टार्ट करें और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि इसमें अपन श्रम संघों के बारे में पढ़ेंगे कि श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघों की क्या अपनी विशेषताएं होती हैं, श्रम संघों की क्या पंजीयन की विधि होती है या पंजीयन कैसे होता है, श्रम संघों के नियम कायदे कानून क्या होते हैं और श्रम संघों के अधिकार क्या होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, श्रम संघों की फंडिंग कैसे होती है, उनके कोष कैसे वो पैसा प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर में अपन इन सब बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि श्रम संघों के बारे में या उनके अधिनियम के बारे में कि भारतवर्ष में श्रम संघ अधिनियम सर्वप्रथम 1926 में बनाया गया और इसका उद्देश्य जो था बनाने का वो श्रम संघों के पंजीयन के प्रावधान बनाना तथा उनका नियमन करना था। मतलब भारतवर्ष में सन 1926 में पहली बार श्रम संघ अधिनियम बना और बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि श्रम संघों का पंजीयन करना और उनका नियमन करना। इस अधिनियम को प्रारंभ में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 1 जून 1927 से लागू किया गया था। मतलब ये अधिनियम 1 जून 1927 को देश में लागू किया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। किंतु 1970 के बाद से जम्मू कश्मीर और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इस यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं उन सब पर भी इसको लागू किया गया, यानी कि ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। 1970 से पूर्व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था और यूनियन टेरिटरीज में भी लागू नहीं था। लेकिन 1970 के बाद से जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ा गया और यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें जोड़ा गया और ये श्रम संघ अधिनियम अब पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो सर्वप्रथम ये 1926 में बना और जून 1927 से इसको लागू किया गया। अब हम श्रम संघ के बारे में पढ़ेंगे, श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघों की क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या अधिकार हैं, इनके क्या दायित्व हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके पूर्व मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि श्रम संघों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका कि अध्ययन करना चाहिए, जिनको कि हमको समझ लेना चाहिए ताकि आगे जो हम श्रम संघों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको समझने में हमें आसानी होगी। तो जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आगे चैप्टर पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। अब पहली जो परिभाषा है वो है समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, कि समुचित सरकार क्या होती है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार से आशय निम्न प्रकार से है। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है वो ये है, पहला, जिन जिन श्रम संघों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है उनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्रीय सरकार है। मतलब जिन श्रम संघों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, अनेकों राज्य तक फैले हुए हैं, उनके लिए जो उपयुक्त सरकार है वो क्या है, वो केंद्र सरकार है।
या सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अन्य श्रम संघों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है। और ऐसे श्रम संघ जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित होंगे उनके लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार ही मानी जाती है, जब तक कि किसी संदर्भ या विषय में कोई विरुद्ध बात ना हो। तो क्लियर कट है कि समुचित सरकार को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, जिन श्रम संघों के उद्देश्य एक से अधिक हैं, अधिक राज्यों में फैले हुए हैं, उनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्रीय सरकार है। और अन्य श्रम संघों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार मानी जाती है। तो ये समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हुई। तो धारा 2 में ये बताया गया है। दूसरी परिभाषा है कार्यपालिका या कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव। तो धारा 2A में आपको एग्जीक्यूटिव की परिभाषा दी गई है। कार्यपालिका या कार्यकारिणी से आशय उस निकाय से है जिसे किसी श्रम संघ के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। मतलब कार्यपालिका या कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव से तात्पर्य उस निकाय से है, उस बॉडी कॉर्पोरेट से है जिसे किसी श्रम संघ के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए। मतलब कार्यपालिका या कार्यकारिणी वो है जिसे किसी श्रम संघ के प्रबंध संबंधी, मैनेजमेंट से संबंधित कार्य सौंपे जाते हैं और चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो धारा 2 में कार्यकारिणी के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका या कार्यकारिणी क्या होती है। तो एक बार पुनः बताता हूँ, कार्यपालिका या कार्यकारिणी से तात्पर्य उस निकाय से है जिसे किसी श्रम संघ के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव वो है जिससे किसी श्रम संघ के प्रबंध या मैनेजमेंट से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सौंपा गया कार्य, उसे हम कार्यकारिणी या कार्यपालिका कहते हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। तीसरी परिभाषा है पदाधिकारी की, ऑफिस बेयरर्स की। श्रम संघ की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य पदाधिकारी है। मतलब श्रम संघ की जो कार्यकारिणी बनती है, कार्यकारिणी में बहुत से लोग काम करते हैं, तो उन बहुत से लोगों में कोई भी सदस्य उसका पदाधिकारी होता है, किंतु उनमें अंकेक्षक सम्मिलित नहीं है। मतलब उसमें ऑडिटर्स को सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब आप देखते हैं कि श्रम संघ की जो कार्यकारिणी उसमें बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसको हम ऑफिस बेयरर के नाम से जानते हैं, किंतु अंकेक्षकों को या ऑडिटर्स को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ये धारा 2B में बताया गया है। नेक्स्ट है विहित या अभिनिर्धारित, प्रेस्क्राइब्ड। विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा विहित या अभिनिर्धारित से है। धारा 2C। पांचवा है पंजीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस। धारा 2D में बताया गया है पंजीकृत कार्यालय के बारे में कि पंजीकृत कार्यालय से तात्पर्य उस श्रम संघ के उस कार्यालय से है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया गया है। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है? पंजीकृत कार्यालय से तात्पर्य उस कार्यालय से है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया गया। मतलब श्रम संघ का जो प्रधान कार्यालय के रूप में जिसको पंजीकृत कराया गया है उसे ही पंजीकृत कार्यालय के नाम से जाना जाता है। धारा 2D। छठी परिभाषा है पंजीकृत श्रम संघ, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो श्रम संघ इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं उन्हें पंजीकृत श्रम संघ के नाम से जाना जाता है। धारा 2E। मतलब पंजीकृत श्रम संघ क्या है? पंजीकृत श्रम संघ वे हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इस अधिनियम से तात्पर्य 1 जून 1927 को जो अधिनियम लागू किया गया, इस अधिनियम के तहत जो भी पंजीकृत श्रम संघ हैं उन्हें इस पंजीकृत श्रम संघ के नाम से जाना जाता है। सातवां है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार से मतलब क्या है? धारा 2F में रजिस्ट्रार के बारे में भी चर्चा की गई है। रजिस्ट्रार से तात्पर्य पहला उस रजिस्ट्रार से है जिसे समुचित सरकार ने धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त किया है। मतलब रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार वह व्यक्ति है जिसे कि समुचित सरकार अपन अध्ययन कर चुके हैं परिभाषा का, तो जिसे समुचित सरकार ने धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त किया है तथा जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार
यानी एडिशनल रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है। तो जहाँ तक रजिस्ट्रार का सवाल है, ये वो व्यक्ति होता है जिसे कि उप धारा 3 के अंतर्गत, सेक्शन 3 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार ने नियुक्त किया है या समुचित सरकार ने नियुक्त किया है, और जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित होता है। दूसरा, किसी श्रम संघ के संदर्भ में उस रजिस्ट्रार से है जो उस श्रम संघ के पंजीकृत कार्यालय राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब रजिस्ट्रार वो भी हो सकता है जो उस श्रम संघ के पंजीकृत कार्यालय राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये रजिस्ट्रार से आशय हुआ। नेक्स्ट है व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट। व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद। व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद से तात्पर्य सेवा योजकों तथा श्रमिकों के बीच, श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच, अथवा सेवा योजकों अथवा सेवा योजकों के बीच किसी ऐसे विवाद से है जो किसी व्यक्ति के नियोजन एम्प्लॉयमेंट अथवा अनियोजन नॉन एम्प्लॉयमेंट के संबंध में है, अथवा सेवा की शर्तों या श्रम की दशाओं के संदर्भ में है। इसका मतलब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद यानी ट्रेड डिस्प्यूट। तो जहाँ तक ट्रेड डिस्प्यूट का सवाल है, व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद से तात्पर्य सेवा योजकों तथा श्रमिकों के बीच, मतलब इफ देयर इज एनी ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है सेवा योजकों तथा श्रमिकों के मध्य या श्रमिकों तथा श्रमिकों के मध्य, बिटवीन द टू वर्कर्स, या दो सेवा योजकों के बीच, मतलब बिटवीन द टू एम्प्लॉयर्स, तो कुल मिलाकर 3 बातें इसमें हैं श्रम विवाद में, कि वो विवाद जो श्रमिकों या सेवा योजकों के मध्य है, वो विवाद जो श्रमिकों तथा श्रमिकों के मध्य है, और तीसरा वो विवाद जो सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के मध्य है। और किस प्रकार के विवाद? जो किसी व्यक्ति के नियोजन अथवा अनियोजन के संदर्भ में है, मतलब जो ऐसा विवाद जो किसी व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अथवा सेवा की शर्तों, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस है उसके संदर्भ में है, या श्रम दशाओं के संदर्भ में है, उसे श्रम विवाद के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड डिस्प्यूट की परिभाषा हुई। और ट्रेड डिस्प्यूट अभी जैसे मैंने बताया कि किसी के मध्य भी हो सकता है, वो श्रमिकों और सेवा योजकों के मध्य भी हो सकता है, वो श्रमिकों और श्रमिकों के मध्य भी हो सकता है, वो सेवा योजकों और सेवा योजकों के मध्य भी हो सकता है। ऐसे विवादों को श्रम विवाद माना गया है। और ये किसी व्यक्ति के सेवा नियोजन अथवा अनियोजन के संबंध में हो सकता है, या सेवा की शर्तों के संबंध में हो सकता है। तो इसे हम ट्रेड डिस्प्यूट, व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है श्रमिक या कर्मकार, वर्कमैन। श्रमिक कौन है, कर्मकार कौन है, या वर्कमैन कौन है? धारा 2G में इसको बताया गया है। तो धारा 2G के अनुसार श्रमिकों या कर्मकारों से तात्पर्य उद्योग या व्यापार में नियोजित उन सभी व्यक्तियों से है, चाहे वह सेवा योजक की सेवा में नियुक्त हों अथवा नहीं, जिसके साथ व्यवसाय विवाद, श्रम विवाद उत्पन्न हुआ है। मतलब कुल मिलाकर श्रमिक या कर्मकार कौन होता है? श्रमिक या कर्मकारों से तात्पर्य उद्योग या व्यवसाय में नियोजित उन सभी व्यक्तियों से, मतलब वे सभी व्यक्ति जो कि किसी उद्योग या व्यापार में नियोजित हैं, जो एम्प्लॉयड हैं किसी भी व्यापार में चाहे उद्योग में, उन सभी व्यक्तियों से है, चाहे वे उस सेवा योजक की सेवा में नियुक्त हों अथवा नहीं। मतलब जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर सेवा योजक या पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की सेवा में ही काम कर रहे हों, नियुक्त हों या नहीं हों, जिनके साथ व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद उत्पन्न हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ये कि वर्कमैन कौन है या श्रमिक कौन है? श्रमिक या कर्मकार से तात्पर्य उद्योग तथा व्यापार में नियोजित सभी व्यक्तियों से है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी उद्योग या व्यापार में कार्यरत है वो कर्मकार या श्रमिक माना जाता है। तो
ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको जो आज बताई विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत, ये वो परिभाषाएं हैं जो कि आगे इस चैप्टर को पढ़ने में हमें सहायता प्रदान करेगी। तो महत्वपूर्ण शब्दावली जो है श्रम संघ अधिनियम के संदर्भ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये श्रम संघ अधिनियम 1926 में बनाया गया और 1 जून 1927 में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर। और 1970 के बाद से इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, यानी जम्मू कश्मीर को भी इसको इंक्लूड किया गया और यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। और इसका बनाने का उद्देश्य केवल एक था और वो था श्रम संघों के पंजीयन के प्रावधान बनाना। अब महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने ये देखा कि समुचित सरकार क्या होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी क्या होती है, पदाधिकारी यानी ऑफिस बीयर्स कौन होते हैं, पंजीकृत कार्यालय क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होती है, रजिस्ट्रार से क्या मतलब है, व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद से क्या मतलब है, और लास्ट में श्रमिक या कर्मकार कौन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन श्रम संघों के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रम संघ क्या होते हैं और श्रम संघों की अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज की क्लास में अपन ने महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज को देख लिया है, ताकि आगे जब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो क्लास में ले जाएंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आज इसी टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी महत्वपूर्ण शब्दावली समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।